हेलो एवरीवन, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया कवर कर रहे थे और अब तक की डिस्कशन में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात की। फिर हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लीगल स्ट्रक्चर और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में, आज के डिस्कशन में हम ये कवर करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें नजर आएंगी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। देखें, एक कमर्शियल कंपनी या एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 5 तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें हमारे पास पीएनएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नंबर 5, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 5 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, एक कमर्शियल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाई जाती है। मोर और लेस इसी तरह की मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट नोमेनक्लेचर के साथ आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल, कि जिस तरह से आप एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही आप एक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट बना रहे होंगे। प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी की बैलेंस शीट पे एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी आ रहा होता है। यहां पे हमारे पास एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी की जगह एक्यूमुलेटेड फंड्स, नेट एसेट्स या नेट फंड बैलेंस नजर आ रहा होगा। एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के मेजर डिफरेंसेस क्या होंगे। सर, हमने एक बात तो ये डिस्कस की कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर्स होते हैं। तो जब शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स होते हैं तो उनकी इक्विटी की डिफरेंट चीजें आ रही होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स नहीं होते, यहां पे ट्रस्टीज होते हैं, यहां पे स्पॉन्सर्स होते हैं, यहां पे मेंबर्स होते हैं, यहां पे डोनर्स होते हैं। तो यहां पे हमारे पास कोई इक्विटी नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि हमारे पास नेट एसेट्स या एक्यूमुलेटेड फंड्स या फिर हमारे पास फंड बैलेंस आ रहा होगा। बाकी एसेट में फर्दर बाइफर्केशन, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की, लायबिलिटी में बाइफर्केशन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी की। ये सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी और एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में होगा। लेकिन फर्क कहां पे आएगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी के बैलेंस शीट पे आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स यानी कि इक्विटी की चीजें नजर आती है। यहां पे आपको नेट एसेट्स, एक्यूमुलेटेड फंड या फंड बैलेंस नजर आ रहे होंगे। इसके बाद प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस का नंबर दिखा रहे होते हैं। यहां पे कोई इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाई जाएगी, यहां पे बनाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पीएनएल बनाते हो, यानी पीएनएल में आपके पास सारे रेवेन्यू, सारी इनकम्स आ रही होती हैं, सारे एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली इन दी एंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट में भी सारी इनकम्स आ रही होंगी, सारे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, और फिर नेट, अगर इनकम का नंबर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे बल्कि सरप्लस का नाम देंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। और अगर एक्सपेंसेस का नंबर ज्यादा, इनकम का नंबर कम है, तो हम अपने पास डेफिसिट क्रिएट करेंगे, यानी कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम अराइज हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट वही है, जिस तरह से पीएनएल बनाया जाता है वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा, बस यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यहां पे सरप्लस और डेफिसिट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होगा। तीसरा, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम इक्विटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स की मूवमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, जनरल रिजर्व्स आ रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इनकी पूरी मूवमेंट बनाते हैं कि साल के शुरू में कितनी इक्विटी के बैलेंसेस थे, ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया, ड्यूरिंग द ईयर कितने राइट शेयर इशू किए, ड्यूरिंग द ईयर क्या बोनस, कैश, बोनस, डिविडेंड वगैरह दिया, और साल के आखिर में इक्विटी की क्या बैलेंसेस रह गए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जगह पर एक दूसरी स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसे नाम दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड बैलेंसेस। यानी कि यहां पे इक्विटी तो नहीं होगी, यहां पे तो डिफरेंट तरह के फंड्स होंगे। अच्छा, फंड्स में भी डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन आप आने वाले वक्तों में देखोगे कि जनरल फंड होगा, स्पेसिफिक फंड होगा, रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा, एंडोमेंट फंड होगा। तो इन सारे फंड्स की एक मूवमेंट बनाई जाएगी, इन सारे फंड्स के नेट एसेट्स की एक मूवमेंट बनाई जाएगी कि डिफरेंट तरह के फंड्स के साल के शुरू में नेट एसेट्स कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर्स में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आया, और साल के आखिर में इन सारे फंड्स के क्या बैलेंसेस रह गए हैं। और फिर फाइनली जिस तरह से आप एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी का कैश फ्लो बनाते हो,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसा ही एक कैश फ्लो बनाया जाएगा जिसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम भी दे सकते हैं। और इन चारों स्टेटमेंट्स के बाद आपके पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो डिटेलिंग के लिए या ब्रेकअप्स के लिए बनाया ही जा रहा होता है। देखें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसा एक कमर्शियल कंपनी या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यानी एक साइड पे आपके पास एसेट्स आ रहे होंगे, एसेट्स में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। एक साइड पे आपके पास लायबिलिटीज और फंड्स आ रहे होंगे, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फंड्स में डिफरेंट तरह के फंड शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जनरल फंड हो सकता है, स्पेसिफिक फंड हो सकता है। आपके जहन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर ये जनरल फंड क्या है, स्पेसिफिक फंड क्या है। इससे मैं आने वाले वक्तों में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक मस्जिद जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, इबादत वगैरह करने के लिए, तो वहां पे आपको एक चंदे का डब्बा दिखाई दे रहा है। आपकी एक आदत है कि आप जब भी मस्जिद जाते हो नमाज के लिए, इबादत के लिए, तो आप उस चंदे के डब्बे में कुछ पैसे डोनेट कर देते हो, कुछ पैसे एज अ चैरिटी रख देते हो। अब आपने जब वो पैसे मस्जिद के गल्ले में रखे, मस्जिद के जो चंदे का डब्बा था उसमें रखे, तो मस्जिद की जो भी इंतजामिया उसकी मर्जी है कि वो पैसों को किस तरह इस्तेमाल करे। ऑब्वियसली अगर मस्जिद का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम पे करना होगा तो वो बिल के लिए इस्तेमाल कर देगी। मस्जिद की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करवाना होगा तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पे कर देगी। मस्जिद में जो मुलाजिम वगैरह, खादिम वगैरह, उनको सैलरीज वगैरह पे करनी है तो उसमें खर्च कर देगी। तो ये जो आपने डोनेशन या ये जो आपने चैरिटी में पैसा दिया, जिसके ऊपर आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये पैसा किस पर्पज के लिए खर्च हो, बस आपने मस्जिद के लिए चंदा दे दिया, इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरह के पैसे हम कहते हैं कि ये जनरल फंड में पैसा जा रहा होगा। यानी आपने पैसा देते हुए कोई कंडीशन नहीं लगाई कि भाई इस पैसे को किस पर्पस के लिए खर्च करना है, बस फलाई काम के लिए खर्च करना है। आप एनपीओ की मर्जी है कि वो किसी भी काम के लिए खर्च करे। लेकिन फॉर एग्जांपल, आप एक दफा मस्जिद में बैठे हो और आपको बहुत गर्मी लग रही है वहां पे। अब आपने मस्जिद के किसी खादिम को बुलाकर पैसे दिए और ये कहकर पैसे दिए कि भाई इन पैसों से इस मस्जिद में पंखे लगाए जाएं, इस पैसों से इस मस्जिद में एसी लगाए जाएं। या फॉर एग्जांपल, आप इमाम साहब का बयान सुन रहे थे तो इमाम साहब ने बयान में ये कहा कि भाई मस्जिद का पिछले 3-4 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू हो चुका है। तो आपके जहन में थोड़ा सा वो हुआ, आपने मस्जिद के खादिम को पैसा दिया और पैसा देकर ये कहा कि इस पैसे से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जाए। यानी कि अब की बार जो आपने चैरिटी में डोनेशन में पैसे दिए, आपने उस चैरिटी या डोनेशन के साथ एक कंडीशन लगा दी कि भाई इस स्पेसिफिक काम के लिए ही पैसे दिए जा रहे हैं। आदर पंखे लगाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आदर एसी लगाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आदर इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो अब इस तरह का जो पैसा होगा वो स्पेसिफिक फंड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का सेम वैसा ही है जैसा प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी का है। एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी की जगह यहां पे फंड आ रहा होगा। फंड में फिर हम फर्दर बाइक्वेशन आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। जनरल फंड हो सकता है, स्पेसिफिक फंड हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा, एंडोमेंट फंड होगा और डिफरेंट तरह के फंड्स हम कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन एनपीओ का बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी का पीएनएल बनाया जाता है। यानी कि अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टी अकाउंट या अकाउंट का एक स्ट्रक्चर देखूं तो हमारे पास राइट साइड पे सारी, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आ रही होंगी। अब एनपीओ की इनकम कहां से आ सकती है हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट ग्रांट से आ सकती है, डोनेशन से आ सकती है, सब्सक्रिप्शन से आ सकती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है। तो क्रेडिट साइड पे हमारी सारी इनकम्स प्लॉट हो जाएंगी और डेबिट साइड पे हमारे सारे एक्सपेंसेस प्लॉट हो जाएंगे। एक एनपीओ के एक्सपेंसेस मोर और लेस वैसे ही होंगे जैसे एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी के होते हैं। रेंट एक्सपेंस भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, सैलरीज भी होगी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होंगे। तो क्रेडिट साइड पे इनकम, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस। अब अगर इनकम की क्रेडिट साइड हैवी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, तो बैलेंसिंग आपके पास डेबिट साइड पे क्रिएट हो जाएगा जो कि इनकम का बैलेंस है, जिसे हम सरप्लस का नाम दे रहे होंगे, जिसे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस कह रहे होंगे। और अगर एक्सपेंसेस की डेबिट साइड हैवी है यानी कि ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनकम, तो जो बैलेंसिंग नंबर बनेगा वो क्रेडिट साइड पे बनेगा। इसे हम लॉस या डेफिसिट का नाम दे रहे होंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम का नाम दे रहे होंगे। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह हम यहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे होंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूं समझ लें कि कैश एंड बैंक का टी अकाउंट है। यानी कि डेबिट साइड पे आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस और एनपीओ की सारी रिसिट्स आ रही होंगी, क्रेडिट साइड पे एनपीओ के सारे आउटफ्लोज आ रहे होंगे कि कहां कहां खर्चा हुआ, और क्लोजिंग में अगर क्लोजिंग आपके पास क्रेडिट साइड पे आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास कैश एंड बैंक का कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अगर क्लोजिंग आपके पास डेबिट साइड पे आता है इसका मतलब है कि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, रनिंग फाइनेंस में जा रहा है, कि इसके पास इन द एंड नेगेटिव कैश क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ मेन कंपोनेंट्स थे। देखिए, टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस समझना है आपने। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स, शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर्स होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टीज होंगे, स्पॉन्सर्स होंगे, डोनर्स होंगे। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो,
यहां पे आप इनकम, यहां पे आप सरप्लस और डेफिसिट का नंबर कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, इक्विटी की ये चीजें आ रही होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फंड्स और फंड्स की डिफरेंट कैटेगरी, जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड, इस तरह की चीजें आ रही होंगी। तो ये सारी चीजें मिला जुलाकर हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट हो रहे होंगे। आई होप कि आज के डिस्कशन में एक एनपीयू के फाइनेंशियल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।